For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आओ बेटा, सुनेंगे ध्यान से प्लीज। तो इस बुक में जो जो पार्ट रेड कलर में है वो पार्ट आईसीएआई ने नवंबर 2022 और उससे आने वाले सालों में क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है। यानी आपको वो पढ़ के जाना है। कई बच्चों को लगता है अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, आईसीएआई ने कोई टॉपिक ऐड किया, इसका मतलब पूछना चाहता होगा, पूछेगा तभी तो जब कोर्स में होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज अगर नई आई है तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट। यानी जहां जहां पे आपको रेड कलर दिखे वो तो पढ़ के जाना ही जाना है, और जो नॉर्मल है ब्लैक कलर में वो भी पढ़ के जाना है। एलएलपी एक्ट से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये 18 पेज का एक्ट हमें पढ़ने को दिया गया है। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं 5 मार्क्स हासिल करने के लिए 18 पेज बहुत नाइंसाफी है, ये हम पढ़ के नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, आपके पास आईसीएआई आपको एक इंटरनल चॉइस देता है कि पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, लेकिन 2, 3, 4, 5 में से आपको क्या करना है, ऑप्शन है। आपको 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको कोई 4 करने हैं, ऑप्शन है। तो आप उस ऑप्शन का यूसेज तभी तो कर पाओगे जब ये करके जाओगे। और अगर ये करके ही नहीं गए तो आपके एग्जाम में आप मान के चल लो कोई ऑप्शन ही नहीं है, और आपको बाकी सब कुछ 100% आता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है। एलएलपी एक्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक्ट है। इसके इजी और सिंपल होने का रीजन ये भी है कि हम इसको सबसे एंड में कर रहे हैं। यानी कि इतना पढ़ते पढ़ते आपको अब इतने टाइम हो गया मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, 3 महीने से ऊपर हो चुका है मेरे साथ पढ़ाई करते हुए, यानी आप लॉ में थोड़ा मैच्योर हो चुके हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, सेल्स ऑफ गुड्स के बाद कंपनीज, कंपनी के बाद पार्टनरशिप। अब आपको लॉ की समझ हो गई है। आप समझ गए हो कि लॉ में कुछ लिखा होता है, वो हमें मानना होता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो उसके नीचे कुछ पेनल्टीज के प्रावधान होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एलएलपी पढ़ाऊंगा तो ये 2 कैटेगरी में जा सकती है क्लास कैटेगरी नंबर 1, सर ये क्लास में क्या चल रहा है सर, ये तो बड़ा बोरिंग सा है सर, खत्म करो। क्लास कैटेगरी नंबर 2, सर इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, ये तो वही है सर जो कंपनी एक्ट में लिखा है, सर तो वही है सर जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, सर तो बहुत इजी है। तो ये उन बच्चों के लिए इजी जिन्होंने कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट ढंग से पढ़ लिया, याद कर लिया। और ये उन बच्चों के लिए टफ है जिन्होंने कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आता ही नहीं। बिकॉज एलएलपी इज अ मिश्रण, एलएलपी इज अ हाइब्रिड, एलएलपी इज अ मिक्सेशन ऑफ 2 एक्ट। फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट एंड सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब जैसे ही मैंने बोल दिया कि एलएलपी दो चीजों का मिश्रण है, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का, तो सीधे बिना कोई दिमाग वेस्ट किए हम सबसे पहले पढ़ने के लिए पेज नंबर 16 पे आ गए, और हम सबसे पहले यही पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है डिफरेंस, तो आपसे निवेदन है कि आप 8 पॉइंट लिख के आएंगे। 50 पैसे की एक रो है, मतलब 0.5 मार्क्स का एक डिफरेंस है। 1 मार्क हासिल करने के लिए आपको 2 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। ओके, अरे हाँ, चलो एक छोटी सी बात और, आईसीएआई क्वेश्चन को टफ कैसे बना सकती है। आईसीएआई कह सकती है कि एलएलपी और पार्टनरशिप में काफी सिमिलरिटीज होती है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की वजह से, क्रिएशन की वजह से, परपेचुअल की वजह से, नेम की वजह से उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस बात को प्रूफ कीजिए। यानी आईसीएआई ने हेडिंग्स दे दी और अंदर का डिफरेंस हमें खुद से पढ़ना है। इस वजह से अब आपको सारे डिफरेंस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज कौन सा डिफरेंस आ जाए हमें नहीं पता। इससे पहले आप शान पट्टी कर सकते थे, 4 मार्क का पूछेगा, अरे 15 डिफरेंस है, कोई से भी 8 याद कर लेते हैं, बाकी छोड़ दिए। अब आईसीएआई ने क्या क्या, नहीं मुझे इन्हीं मुद्दों पे क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन चाहिए। अब आपको सारे डिफरेंस बिटवीन पढ़ने पड़ेंगे। आओ जरा चेक करते हैं क्या डिफरेंस बिटवीन इतने खतरनाक है, फिर आप मुझे सजेस्ट करना। बस एक बात ध्यान रखना, एलएलपी थोड़ा दिल से पढ़ना। दिल से पढ़ना मतलब अगर तुम्हें लगे कहीं पे भी कि एलएलपी में बोरियत हो रही है, तो अपने दिमाग को एकत्रित करना, दिमाग को दोबारा अपने पास वापस लाना और कहना कि ये बात एक्चुअली इसलिए बोरिंग लग रही है बिकॉज ये बात हमने कहां पढ़ रखी है, कंपनीज एक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट में, लेकिन ये अलग एक्ट है।
हमें ये भी पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम में हम थोड़े स्मार्ट हो सकते हैं कि कोई चीज अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनीज एक्ट में पढ़ ली तो उस चीज को कहां नहीं पढ़ना, लेकिन एक बात दो बात तो हमें एलएलपी पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो बोरिंग लगे। कोई चीज बोरिंग कब लगती है? जब आपको आती हो और वो चीज रिपीट की जा रही हो, या फिर वो चीज बोरिंग लगती है जो चीज आपको कनेक्ट ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाता है? बोरिंग। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप में से बहुतों को शायद मैथमेटिक्स 11 12 में बड़ी बोरिंग लगती होगी या टफ लगती होगी, इस वजह से आपने 10th के बाद छोड़ दी। लेकिन कुछ बच्चे जब अब कर रहे होंगे कुछ चैप्टर, मैं नहीं कह रहा सारे चैप्टर मैथ्स के, बट कुछ चैप्टर उन्हें पक्का ऐसा लगता होंगे यार इतना भी टफ था नहीं, मैथ्स 11 12 में लिया होता तो आज कुछ और हालात होते। ठीक है, आओ आओ आओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन किसके? एलएलपी एंड पार्टनरशिप। एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए आया एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? 1932। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? उसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, यानी एक पार्टनर के मरने पर फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होगा, वो कंपनी की तरह है, यानी मेंबर मरे ना मरे कंपनी चलती रहेगी, तो एलएलपी भी चलती रहेगी। थर्ड डिफरेंस, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी एलएलपी अलग है, एलएलपी के पार्टनर्स अलग है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं। इधर दो पार्टनर थे, ए बी में से बी टपका, ए अकेला अपने दम पे फर्म नहीं चला सकता, बिकॉज बाय लॉ पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर होने चाहिए? दो। फर्म को तो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। क्रिएशन, एलएलपी एक्ट, एलएलपी कोई भी खोलना है तो वो कैसे क्रिएट होता है? कहता है रजिस्टर करा के। जैसे कंपनी कोई भी खुलती है तो कैसे खुलती है? रजिस्टर करा के, अंडर सेक्शन 7 या अंडर सेक्शन 8 या अंडर सेक्शन 3 ओपीसी करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप कैसे खुलती है? उसका रजिस्ट्रेशन में एग्रीमेंट नहीं है, दो पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हुआ, ओरल या रिटन, म्यूचुअल एजेंसी आई, पार्टनरशिप हो गई। सर यहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और पार्टनरशिप फॉर्म में ये बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन ना कराने पे मैं सेक्शन 67 69 के कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक पार्टनर की डेथ के बाद, इनसेन या रिटायरमेंट के बाद भी एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएलपी चलती रहेगी। बट यहां ऐसा नहीं है, डेथ हो गई, डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। सारे पार्टनर मर गए, डिसॉल्व। यहां सारे मर गए, नहीं, कंपनी चलती रहेगी। एलएलपी में नाम के पीछे एलएलपी एज ए सफिक्स चिपकाने का एक रिवाज है। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे चिपकता है। सीए कहां लगेगा? प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, सफिक्स। तो ऐसी कोई भी एलएलपी होगी, अरोड़ा एसोसिएट्स, तो पीछे क्या लग जाएगा? एलएलपी। और अगर पार्टनरशिप फर्म है वहां ऐसे कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, आपको नाम के पीछे ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एलएलपी में पार्टनर्स जो होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, नाम ही है ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड। लेकिन अगर पार्टनर्स ने फ्रॉड किया तो उस केस में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, जबकि पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, अनलेस डीड में ना लिखो। म्यूचुअल एजेंसी, सर एक बात, यही एक कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी जो पार्टनरशिप को बाकियों से अलग करता है। यानी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर कोई भी कमिटमेंट करेगा उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे, यानी बाकी पार्टनर को घर से पैसा लाना पड़ सकता है, हो सकता है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है, एक पार्टनर अपनी हरकतों से फर्म को तो बाइंड कर सकता है लेकिन बाकी पार्टनर्स को बाइंड, यानी कि अगर एक्स वाई जी 3 पार्टनर है और एक्स ने कोई कमिटमेंट किया ए को, वो कमिटमेंट नहीं निभा पाया तो ए ने केस ठोक दिया फर्म के ऊपर, कितने का? 1 लाख का। फर्म के पास एक्स वाई की कैपिटल मिला के 80,000 पड़ा हुआ था, तो फर्म इसको कितना पैसा देगी? 80, और जो बाकी का 20 है वो एक्स वाई जी को घर से लाने की जरूरत नहीं है। यानी एक पार्टनर की वजह से फर्म के पास जो पड़ा था वो तो लायबल है, लेकिन उसके ऊपर पार्टनर्स घर से लेके आओ ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है। बट अगर यही पार्टनरशिप फर्म होती तो एक्स वाई जी को घर से ही पैसा लाना पड़ता। यानी एलएलपी में पार्टनर के कोई भी कमिटमेंट से एलएलपी तो बाउंड है बट बाकी पार्टनर्स बाउंड नहीं है। और एलएलपी के पास क्या है? वही जो एलएलपी की एसेट है, वही जो एलएलपी के पास कैपिटल है, ये एलएलपी की एसेट है। एलएलपी उसका कोई भी यूज कर सकती है, मतलब पार्टनर कोई भी डिसीजन उसके लिए ले सकता है, लेकिन पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे पार्टनर्स को बाकी बढ़ो घर से पैसा लाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एलएलपी में नो म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस, जबकि पार्टनरशिप फर्म में
एलएलपी होता है। डीपी एक नया कॉन्सेप्ट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज सेम एज डायरेक्टर। जैसे कंपनी में काम कौन करता है? डायरेक्टर। मेंबर थोड़ी ना करते हैं, मेंबर ने तो पैसा लगा दिया, मुकेश अंबानी काम कर रहा है। मुकेश अंबानी कौन है? डायरेक्टर है। उसको अपॉइंट किसने किया? हम सब शेयर होल्डर ने। वो खुद भी शेयर होल्डर था, तो कुछ तो वोट उसने अपने लिए किए, कुछ हमसे करवाए, और ऐसे करके वो क्या बन गया? डायरेक्टर। तो ऐसी एलएलपी में भी कॉन्सेप्ट है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। और कितने होने चाहिए? 2। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में जो काम करता है उसे हम एक्टिव पार्टनर बोल देते हैं। सिंपल सी बात है। अरे बोलो हाँ। इसके अलावा कॉमन सील, जैसे कंपनी में कॉमन सील होती है, ऐसी एलएलपी में कॉमन सील होती है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एलएलपी के जो लीगल कंप्लायंस है, यानी बैलेंस शीट जमा करना, सॉल्वेंसी अकाउंट जमा करना, एनुअल रिटर्न जमा करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर की। रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी, जिसके पास 7 शेयर्स है, या मुकेश अंबानी जो डायरेक्टर है। तो ऐसी यहां पे जो भी काम होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। बट पार्टनरशिप फर्म में किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑल पार्टनर की, चाहे एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। एनुअल फाइलिंग, क्या हर साल आपको कुछ एनुअल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे? एनुअल रिटर्न, अकाउंटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, हाँ फर्म रजिस्टर्ड है तो हर साल जमा करना पड़ेगा। यहां तो ऐसा कोई क्लॉज ही नहीं है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं तो हर साल डॉक्यूमेंट क्या जमा करें। तो यहां पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि हर साल कोई डॉक्यूमेंट फाइलिंग करनी है। फॉरेन पार्टनरशिप, क्या एलएलपी में फॉरेन पार्टनर हो सकता है? द आंसर इज यस। फॉरेन नेशनल भी क्या हो सकता है? पार्टनर। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली एक फॉरेन नेशनल पार्टनर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे? इंडियंस। इसके अलावा माइनर एज अ पार्टनर, हाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसका एक लॉ है कि माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं, किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। बट एलएलपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब एलएलपी में माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता। मतलब बेनिफिट्स के लिए भी एडमिट नहीं कर सकते, माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता। किसमें? एलएलपी में। बट पार्टनरशिप में बन सकता है फॉर द बेनिफिट्स। तो ये बेसिक 15 डिफरेंसेस हैं जो आईसीएनए में पढ़ने को दिए गए। आप प्लीज इन डिफरेंसेस को एक बार जल्दी से गो थ्रू करेंगे। शुरू कर रहे हैं आप पढ़ना। पहला पॉइंट फुल स्क्रीन कर देना सर। पहला पॉइंट पढ़ रहे, पढ़ो। बड़ा सिंपल है सर। दूसरा पॉइंट पढ़ लो, ये तो और भी सिंपल है सर। चलो फिर तीसरा पॉइंट पढ़ लो। मक्खन। पॉइंट नंबर चौथा। पढ़ लिया? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक सेपरेट एंटिटी, बस एक नया नाम है। हाँ बस एक नाम है। उसको प्रूफ देने के लिए बस 2 मिनट का समय दो, अभी देता हूं प्रूफ।
दो नहीं, 10 मिनट का समय दो, 10 मिनट बाद देता हूं प्रूफ। पढ़ा? इजी लगा मुश्किल लगा? तो समझ लो तुम्हारा एग्जाम भी नहीं आएगा। इजी चीज थोड़ी ना आती एग्जाम में। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया तो ऐसी लैंग्वेज में आएगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। ए और बी दोस्त हैं, वो एक सुपर मार्केट खोलना चाहते हैं अपनी लोकेलिटी में। वो बड़े कंफ्यूज हैं कि हम पार्टनरशिप फर्म खोलें या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म खोलें। आप एडवाइजर हैं और आप उन्हें बताइए क्या डिफरेंस है इन दो टाइप के धंधों में। क्या करना है, डिफरेंस बताना है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, डिफरेंस बता दो, क्या मजे ले रहे हैं। तो आपको बताना है डिफरेंस, ये बोलो हाँ। अब डिफरेंस बता दिया, वो खुद सोच लेगा उसे क्या चाहिए, उसे पार्टनरशिप फर्म खोलनी है या। आई बात समझ? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, दूसरा डिफरेंस पढ़ रहे हैं एलएलपी और एलएलसी। एलएलसी एलएलसी मतलब कंपनियां भी दो टाइप की होती है, अनलिमिटेड कंपनी और ये लिमिटेड कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला एक्ट एलएलपी को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट है? 2008। जबकि इसके लिए 2013 कंपनीज एक्ट। इसके जो लोग होते हैं एलएलपी के लोग, उन्हें हम पार्टनर कहते हैं। एलएलसी के जो लोग होते हैं उन्हें हम मेंबर्स। शेयर होल्डर तो शेयर वाली कंपनी में होते हैं, गारंटी वाली कंपनी में क्या होंगे? तो इसलिए वर्ड यूज होता है मेंबर। ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनल गवर्नेंस है, कितनी मीटिंग्स होंगी पार्टनर्स की, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा। कहां लिखा होगा? लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर की कितनी मीटिंग होगी, ये बात कंपनीज एक्ट में लिखी होगी। आई बात समझ? आर्टिकल उसे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसे कम। तो बेसिक रूल जो है वो कहां लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन पार्टनर्स कितना पार्टनरशिप करेंगे, कितनी मीटिंग करेंगे, ये वो खुद डिसाइड करें। कैसे डिसाइड करेंगे? डीड में लिख के। पार्टनरशिप फर्म के नाम के पीछे क्या चिपक जाता है? और कंपनी के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। मैं जिस स्पीड में पढ़ रहा हूं, पकड़ पा रहे हो वो स्पीड? मैं वो स्पीड में ऐसे हूं कि भैया ये तो आता है तुम्हें, कंपनीज एक्ट तो आता है तुम्हें। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ पार्टनर। अगर एलएलपी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंपनी में प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ओपीसी लिखा नहीं लेकिन तुम्हें पता है मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्टनर, यहां पे जो लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन फ्रॉड वाले केस में अनलिमिटेड। यहां मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? अप टू द पेड अप वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए दे दिए, कितनी ड्यूटी है? 2, और वो 2 भी दे दिए, अब कोई लाइबिलिटी नहीं भैया, अब तो हम सारा पैसा देके बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट, फर्म चलाता कौन है एलएलपी का? सर जो चलाने वाले लोग हैं उन्हें हम बोलते हैं डीपी और डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर। और यहां जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर रिक्वायर्ड है वो कितना है? सर मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ऐसी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए। मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा। तो ये डिफरेंस हो गया किसके बीच? एलएलपी और एलएलसी के बीच। पढ़ा लो। बढ़ू आगे। चलो अब एलएलपी के पहले पन्ने पे आ जाते हैं जो कि है पेज नंबर 3। आओ, इंट्रोडक्शन।
हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्शन पे हम इतना तवज्जो देते नहीं है, वरना इसके हर पॉइंट में काफी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे कि एलएलपी एक्ट जो पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा में, वो पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 को। इससे नाम के पीछे क्या लग गया, 2008। लेकिन प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर किए थे 7 जनवरी 2000। फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा में पास होते ही वो ईयर फिक्स हो जाता है कि उस साल में ये एक्ट पास हो गया। उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में इसको एनफोर्स किया गया कब से, यानी एक्चुअली में लोगों के ऊपर कब लगा ये एक्ट, 2009। लेकिन लोकसभा ऐसे में कब पास हो गया था, 2008 में। इन सभी डेट्स पे क्या बन सकते थे, एमसीक्यू। हमारे कोर्स का पार्ट है नहीं एमसीक्यू, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा एलएलपी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, ये स्केड्यूल वर्ड आपने पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, मेरे को लगता है आपने स्केड्यूल 3 पढ़ा होगा। वर्टिकल बैलेंस शीट वो किसमें डिफाइंड है, स्केड्यूल 3। वो किसी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, वो स्केड्यूल में डिफाइंड है। ऐसी पार्टनरशिप एक्ट में भी काफी सारे स्केड्यूल्स हैं। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल जो है, 4 स्केड्यूल्स है। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो म्यूचुअल राइट्स एंड म्यूचुअल ड्यूटीज बताते हैं, पार्टनर्स के बीच क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज है। क्या म्यूचुअल राइट्स म्यूचुअल ड्यूटीज आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े थे। कोई ड्यूटी है तो सैलरी नहीं ले सकता, तेरा राइट है तो इक्वल प्रॉफिट ले सकता है। तो ये सब बातें कहां बता रखी होंगी, फर्स्ट शेड्यूल एलएलपी एक्ट में। दूसरा शेड्यूल में क्या बता रखा है कि कैसे किसी एलएलपी को किससे कन्वर्ट करें, किसी फर्म को, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसके रूल्स कहां लिखे हुए हैं, शेड्यूल सेकंड में। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा है, किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी बनना है तो इसकी बात है थर्ड शेड्यूल में लिखी है। किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी बनना है, इसकी बातें कहां लिखी है, फोर्थ। और यही बकवास इन द सेंस, क्योंकि ये याद नहीं करना, ये बड़े चुनने मुन्ने से टॉपिक है। यही बकवास आईसीए ने थोड़ा नीचे भी दे रखी है। कहां सर, कहां देखो अभी दिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। पेज नंबर 13, मेरा ये अमेंडमेंट बुक है, पीडीएफ भेज रखी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जी, पेज नंबर 13 पे आके चेक करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो ये बात कहां लिखी है, और सेक्शन 55 में क्या लिखा, अ फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर एंड द सेक्शन शेड्यूल। बकवास कर देना है पूरा सेक्शन एक लाइन लिख के। फिर क्या लिखा है, अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि ये 3 सेक्शन तो वैसे ही नहीं पढ़ने अब तुम्हें, इस पे कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बन सकता है, बोलो हाँ। एमसीक्यू होता है बनता कि कहां लिखा है कि एज पर की एक फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है, कहां लिखा है, सेक्शन 55 में लिखा है। कन्वर्ट कैसे होगी, इसके रूल्स कहां लिखे हैं, सेकंड शेड्यूल में लिखे हैं। तो ऐसे लाइनों से वो मजा लेता एमसीक्यू, बट एमसीक्यू हमारे कोर्स में तो इतना टाइम पास काहे करने का, समझ गए। इसके रूल्स यहां लिखे हैं, इसके रूल्स यहां लिखे हैं। अरे कुछ तो बोलो। एक छोटी सी बात और, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तुम पढ़ के आए हो, ये किसको नहीं मानना, यानी अगर आपने पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में रजिस्टर्ड करा ली तो आपको पार्टनरशिप एक्ट की बात मानने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट की बात मानने की जरूरत कब है, जब आपने अपने को कहां रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एलएलपी में। आई बात समझ, चलो एक बात जल्दी से चुन्नू का पॉइंट पढ़ा लो खुद से, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी खुद से पढ़ो। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद क्या बहुत ही धांसू बात लिखी हुई, अब पढ़ लो। कहते हैं एलपी मतलब हाइब्रिड मिक्स किसका, कंपनी और पार्टनरशिप का। कंपनी से क्या बेनिफिट है, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट। और पार्टनरशिप से क्या उठा है कि हम तो भाई अपनी फर्म वैसे ही चलाएंगे जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ गई, पार्टनरशिप की।
आई बात समझ, पक्का। अब आई से ना इतना बदमाश है, कोई बच्चा नहीं पढ़ के जाता इसको, और ये भी मैंने भी नहीं पढ़ा है। किसने पढ़ा? तुमने। और आई से फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देखो पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3। मतलब तुमने 18 पेज पढ़े, 18 पेज पढ़ने के बाद आईसी को पूछने के लिए क्या मिला ये अब अगर आपने एक बार रीड कर लिया ना, तो एक बार आप आंसर लिखने के सक्षम हो कि ये लाइन यहां से उठी है। हालांकि अभी बता दूं, ये जो बात उठी है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इसमें एक छोटा सा हिंट दोगे, हाँ इट इज अ मिक्सचर ऑफ दोनों चीजें। उसके बाद आपको ये समझाना है। मैं अभी फीचर्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी पढ़ाऊंगा, नहीं अभी होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्या दूंगा दिखाता हूं, आओ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए तुम्हें पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। पहली चीज, एलएलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट के लिए बस 2 मिनट का समय तो अभी पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा एलएलपी क्या है? ये परपेचुअल सक्सेशन कहां पर है? डिक्टो चेप दो। सैपनिक एंटिटी, डिक्टो चेप दो। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि नो म्यूचुअलिटी, बिकॉज एलएलपी का पार्टनर जो कुछ भी बोलेगा उससे फर्म तो फंसेगी, पार्टनर्स बाउंड नहीं होंगे। उन पार्टनर्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आउटसाइड वाला बंदा कितना पैसा ले सकता है? जितना फर्म के पास पड़ा है। वो पार्टनर से नहीं कह सकता घर से लेके आओ, बिकॉज लायबिलिटी क्या है? तो हेडिंग होनी चाहिए नो म्यूचुअल एजेंसी, बट लिख के रखी है। अब अंदर पढ़ लो, क्या पता गलत ना पढ़ा रहा हूं मैं आपको। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन बाय अदर पार्टनर। तो आगे क्या होना चाहिए था? बट आईसीए की बुक में क्या लिखा है? ठीक है, लिखा है, चेप देंगे। अंदर एलएलपी के एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहां पड़ा था? पार्टनरशिप में। यानी एलएलपी में पार्टनर क्या स्टेटस की वजह से बनेगा? गोवा खानदान में चिराग पैदा हुआ है, वो पार्टनर नहीं, स्टेटस से नहीं बनते पार्टनर। कैसे बनते हैं? एग्रीमेंट। एचएफ में बनते हैं स्टेटस से। बोलो हाँ। तो ये वर्ड कहां से उठा? पार्टनरशिप से। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, क्या कॉमन सील वहां खत्म हो गई? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव की। तो वहां जब खत्म हुआ था तो वहां साइन कौन करता था? 2 डायरेक्टर। और कंपनी में सेक्रेटरी था तो 1 सेक्रेटरी 1 डायरेक्टर। सेम चीज अब यहां तो डीपी होते हैं, तो साइन कौन करेगा? डीपी। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनीज एक्ट। मैनेजमेंट, धंधा कौन मैनेज करता है? कंपनी में करेगा डायरेक्टर, यहां कौन करेगा? मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सर प्रॉफिट के लिए धंधा करेंगे। पार्टनरशिप किसके लिए होती थी? प्रॉफिट के लिए। लेकिन कंपनी तो सेक्शन 8 भी हो सकती थी। तो ये वाला फीचर कहां से उठाया इन्होंने? पार्टनरशिप से। अगर एलएलपी को इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्वेस्टिगेट करने का राइट किसके पास है? अगर किसी एलएलपी को दूसरी एलएलपी के साथ मर्ज कराना है कि ये एलएलपी ना चल नहीं पा रही, इसको इस कंपनी के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके रूल्स कौन बताएगा? एलएलपी 2000। अगर किसी को कन्वर्ट होना है, ये तो पढ़ा ही तुमने अभी, किसके रूल्स लगेंगे? कोई अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहता है तो किसके रूल्स लगेंगे? एलएलपी के। अगर एलएलपी अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहेगी तो कंपनी एक्ट के रूल्स लगेंगे। हम तो ये कह रहे हैं तुम बनना क्या चाहती हो, जो बनना चाहते हो फिर उसके रूल्स लगेंगे। अरे बोलो हाँ। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे क्रिश्चियन बनना है, मुझे अपना धर्म परिवर्तन करना है, तो किसके लॉ लगेंगे? क्रिश्चियन रूल्स, उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। ई फाइलिंग, जो भी डॉक्यूमेंट आज के टाइम पे एलएलपी में सबमिट होगा वो कैसे होगा? ई। और वेबसाइट का नाम तो पढ़ो, ये कहां पढ़ा था तुमने? कंपनीज एक्ट में। यानी जहां कंपनी का डॉक्यूमेंट जाता है वहीं पे वाओ। अरे हाँ। नेक्स्ट, और क्या फॉरेन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर ऑफ द आंसर्स। यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, बस थोड़ी देर पढ़ रहे हैं कि फॉरेन एलएलपी भी क्या हो सकती है? पार्टनर हो सकती है। किसमें? एलएलपी में। बट नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकती थी। बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कोई अलग ही लेवल का आ गया? एक तो ये है, एक ये है, और एक है नो म्यूचुअल एजेंसी। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपने पार्टनरशिप या कंपनी में नहीं पढ़े होंगे। उसके अलावा सब होमवर्क ले लो, लो होमवर्क, लो लो लो। सैपनिक एंटिटी में क्या आया था कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है। आर्टिफिशियल लीगल में क्या पढ़ा था? अगर कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो वो अपने नाम से और अपने नाम पे सू कर सकती है। परपेचुअल में क्या पढ़ा था? किसी पार्टनर की डेथ, इनसेन, मरने से
कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एलएलपी को भी फर्क, डिट्टो वही वर्ड्स होंगे, वही लैंग्वेज होगी, बस कंपनी उठा के क्या चिपना है। आई बात समझ। अब जो क्वेश्चन अभी आपने देखा, क्वेश्चन क्या था, एलएलपी में दो बेनिफिट्स है, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप का बेनिफिट है। तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? तो लिमिटेड लायबिलिटी कहां से उठाएंगे? यहां से। और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहां से उठाएंगे? कि उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनर के पास, वो जैसा चाहे वैसा एग्रीमेंट बनाएंगे और एलएलपी वैसे ही चलेगी। तो दो एक्चुअली क्या पूछा आईसीए ने? कैरेक्टरिस्टिक्स। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कौन सा पैराग्राफ चेपाते हैं? यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस क्या कहा गया है? तो लाइन ही से उठाई है, LLP is an alternative corporate business form which give benefits of liability and flexibility। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये कहां लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स में। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? कहां लिखा है? तो लिखना वो है, लेकिन ये लाइन कहां से उठी? ये क्वेश्चन कहां से बना? यहां से। लेकिन इसका आंसर कहां छुपा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स में। यानी ऐसे कि आपके एग्जाम में हो सकता है कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, एलएलपी के अंदर बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बता दो जरा। तो इसके लिए आपको पढ़ने कितने पड़ेंगे? सारे। लेकिन क्या पढ़ते हुए आपको बहुत ही थकान महसूस होगी? क्यों? आपको इजी लगना चाहिए, मेरे हिसाब से इजी लगना चाहिए। क्यों? बिकॉज हम कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ चुके हैं, और जिसने वो ही नहीं पढ़ा तो उसको ये थकान लगेगी, कहता है यार पहले वहां भी पढ़ो यहां भी पढ़ो। तो स्मार्ट बच्चा होगा एग्जाम में क्या करेगा? बाबा पढ़ेगा, उसने पॉइंट पढ़ लिए, कह रहा ये पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, जो वहां चेपना है यहां वो यहां चेपूंगा। चलो, कितने मार्क्स का है? मुझे नहीं लगता ये सब आएंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है पेपर में वही आएगा जो रेड है, अमेंडमेंट। इतना कुछ है पूछने को, अभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछेंगे क्या? आप सबको कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो फिर पूछे कैसे? अगर सभी आंसर लिख देंगे तो फेल किसको करेंगे? नहीं समझे? ऐसे ही वो पूछता है जो सब ना पढ़ के जाए, ठीक है? अरे हाँ हाँ हाँ, चलो आओ, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। क्या पढ़ेंगे? इसमें रोचक तत्व है। डेफिनेशन पढ़ते समय आज आपको वैसी फीलिंग आएगी जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर की परिभाषा पढ़ते हुए आई थी। जिंदगी पहले कुछ पढ़े थे लॉ, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि वो कुछ करना चाहता है, बताइए कर लूं, तो कितने घड़े घड़ी एग्जाम्पल लिए थे, बेबी मैं तुम्हें पुच्ची करना चाहता हूं, कर लूं। और तुम्हें वो पहली क्लास बड़ी अनोखी लगी थी, तुमने कहा वाह लॉ मेरे दिल के करीब है। और फिर बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, सर हमारे सीनियर्स ने कहा कि लॉ बहुत ही बोरिंग होती है, और उन्होंने बोरिंग इस वजह से कहा था बिकॉज उनका एंड यहां हुआ था। ये पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके अब तुम्हें लॉ में कुछ रस नहीं आता, अब तुम्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि पेपर देने। तो उस बच्चे ने बोला होगा लॉ बहुत ही बकवास है, और आपने पहली क्लास जब मुझसे ली तो बोला सर मेरे तो मिथ ही खराब हो गए। सब बच्चे कहते थे लॉ बहुत टफ है, लेकिन आपसे पढ़ के मजा आ गया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और मैं मन में हाँ थैंक यू, कुछ दिन बाद तेरे भी विचार बदलेंगे। इसलिए जो आपको वो मूड होता है ना अच्छा वाला, मैं तभी आपसे फोटो खिंचवा लेता हूं। पम पम पम, ठीक है, तभी कर लिया था हमने ऐसा। क्यों? इस टाइम मूड नहीं है, पढ़ा लो, ठीक है। उस टाइम हम रस में थे, तो मैं जो चाहता वो करवा सकता था। अब हो गया बोल, आओ पढ़े। हाँ हाँ हाँ, पढ़ते हैं। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन 2-2 मार्क की है। एलएलबी का क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। सर ये इतना चुनना सा आंसर 5 मार्क का तो नहीं आ सकता। आईसीआई ये तो कह सकता है ना प्लीज मुझे इसको डिफाइन और इसको डिफाइन करो, 2 मार्क का 3 मार्क का। तो अपना छोड़ के नहीं जाना, पढ़ के अपन को सब कुछ जाना है। क्वेश्चन कैसा बनेगा वो क्वेश्चन मेकर की टेंशन है, हम सब पढ़ के जाएंगे। पढ़े। पहला क्वेश्चन ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझा दो। हमने जितनी भी डेफिनेशन वैसे मोस्टली पढ़ी है वो कहां से पढ़ी है? सेक्शन 2 में। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लॉज बी, एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई। फिर हम कंपनीज एक्ट में आए, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्रमोटर सेक्शन 2 क्लॉज 69, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 70। तो मोस्टली सेक्शंस जो होते हैं वो कहां होते हैं? लेकिन फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा सेक्शन 4। तो सेक्शंस जरूरी नहीं कि सेक्शन 2 में ही हो, किसी भी सेक्शन में। चलो
बॉडी कॉर्पोरेट की परिभाषा पढ़े। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? कहता है मैं बताता हूं, कह रहा है इट मींस कंपनी। नहीं आगे, कंपनी वो कंपनी जो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपकी बुक में सेक्शन 3 लिखा होगा, ये तो अमेंडमेंट है। 3 के आगे क्या लिखा है? 1956 1956 एक्ट बचा नहीं। जब वो खत्म हो गया तो वो लाइन हटाओ ना, क्या आ गया? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ, तो मैं कंपनीज एक्ट दिखाऊं? तुमने देखो यहां पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखा है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। हम उस कंपनी को कंपनी मानेंगे जिसने 2013 में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है, उससे पहले किसी कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर्ड किया। वाओ, अब कह रहे हैं व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? हम कह रहे हैं कंपनी। खत्म। तुम फिर से अटक गए। सब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं कंपनी। यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, वही मतलब है साथ में एंड इंक्लूड्स। कह रहे कंपनी तो है ही, इसके अलावा हम कुछ को इंक्लूड कर लेते हैं। करो इंक्लूड। कह रहे एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। वाओ, इसी से वो डिफरेंस बना था कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है बट पार्टनरशिप फर्म नहीं है। थर्ड, इंडिया से बाहर की एलएलपी, यानी कौन सी एलएलपी? वाओ, एंड कंपनी जो इंडिया से बाहर आउटसाइड रजिस्टर्ड है, वो भी फॉरेन कंपनी। सिंपल भाषा में समझो तो कौन है एलएलपी? वो कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी इंडिया से बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनी। एलएलपी इंडिया से बाहर की एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। चार चीजों को क्या बोलेंगे? खत्म। अरे हाँ है ना। अब थोड़ा इंडेंट देखते हैं। आपने नोट टेकिंग पढ़ लिया, अब जरा ध्यान से बताना है जो बट है किसके नीचे आ रहा है? ये 1 2 3 के नीचे आ रहा है या सिर्फ थर्ड के नीचे आ रहा है? अगर 1 2 3 के नीचे आता तो बट कहां लिखा होता? यहां। तीनों के साथ जा रहा हूं मैं, लेकिन उसने बट कहां लिया? इंडेंट दिया, स्पेस दिया, थोड़ा और खिसकाया, और ये थर्ड का बट है। यानी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या बोला? बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल। जैसे इंडिया में ओपीसी को बोलते हैं, 1% कंपनी को बोलते हैं ओपीसी। ऐसे इंडिया से बाहर कोई एक मेंबर की कंपनी तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन सोल। सोल मतलब इकलौता चलाने वाला कंपनी, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन सोल। कह रहा बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कॉर्पोरेट सोल क्या है? कॉर्पोरेशन सोल क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इंडिया से बाहर होगी बट एज पर एलएलपी एक्ट, इंडिया का एलएलपी के अकॉर्डिंगली वो क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एक इंडिया से बाहर की कंपनी लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में लिख के स्पेसिफाई कर दिया ये तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। मतलब इंडिया से बाहर की कंपनी थी और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई कर दिया? ये तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलता। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो कौन कौन बॉडी कॉर्पोरेट होता है याद करेंगे बेटा। पहला पॉइंट एलएलपी, ओ सही कंपनी। दूसरा इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी। लेकिन फॉरेन कंपनी वो वाली नहीं होंगी, कौन सी? जो कॉर्पोरेशन सोल है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, या जिनको इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि तुझको तो हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। अब जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट, आओ तुम्हें आज सिखाता हूं कि जो हम जो टीचर्स हैं या जो लॉ इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो जूरिस्प्रूडेंट होते हैं, वो कैसे इतना लॉ इतना इजीली पढ़ लेते हैं। मैं भी तो इंसान ही हूं और आप भी इंसान हो। मैं भी आपको पढ़ाने के लिए क्या लॉ पढ़ता हूं, तो मुझे लॉ इतनी जल्दी समझ क्यों आ जाता है इन कंपैरिजन टू आप? बिकॉज मैं जितने लॉ पढ़ रहा हूं उतने लॉ को आपस में इंटरलिंक्ड भी कर रहा हूं। उसकी एक इंटरलिंकेज की झलक आज आपको दे रहा हूं। फील करना, एक होता है पढ़ना और एक होता है रिलेट करना। रिलेट करना, जब हमने सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था किस किस के ऊपर लगता ही है कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, जो कंपनी एंगेज हुई है और सप्लाई में, इसके अलावा एलआईसी, इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इंटरप्रेट करना सीखना। कह रहा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पे लग जाएगी अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है बाय एनी एक्ट। और एनी एक्ट का मतलब क्या? कोई सा भी एक्ट। तो अभी हमने एलएलपी एक्ट पढ़ा है ताजा ताजा। एलएलपी के अकॉर्डिंगली बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? कंपनी तो है ही,
क्या कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है? वो तो यही लग गया, बोलो हाँ। एलएलपी, क्या एलएलपी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन करके क्या उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगा सकती है? बिकॉज एलएलपी क्या है? क्या फॉरेन एलएलपी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या नोटिफिकेशन के थ्रू ये एक्ट लगा सकती है? क्या इंडिया से बाहर की किसी कंपनी के ऊपर क्या ये कंपनीज एक्ट लग सकता है? ये छूट कहां मिली इसको? इस लाइन से। अब एक छोटा सा क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई करना, क्या इंडिया से बाहर की किसी कंपनी जो कि कॉर्पोरेशन सोल है उसको इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगा सकती है? क्योंकि वो क्या नहीं है, ये हमने इंटरप्रेट किया बस दो अलग अलग सेक्शंस को रिलेट करके कि जब वो बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है, और यहां क्या लिखा है हम सिर्फ किसके ऊपर लगा सकते हैं ये एक्ट, तो जब वो बॉडी कॉर्पोरेट ही नहीं है तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। क्या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कंपनीज एक्ट लग सकता है? क्योंकि वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। क्या एचएफ के ऊपर कंपनीज एक्ट लग सकता है? नहीं, क्यों? वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उनके ऊपर ही लगेगा। मतलब समझो, आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, समझो कि लॉ को हम कैसे क्या कर पा रहे हैं। मैंने क्या स्पेशल पढ़ा? कुछ नहीं, मैंने इस लाइन को बार बार पढ़ा और बार बार पढ़ के मुझे क्या समझ आया, देखो बॉडी कॉर्पोरेट जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से यही होते हैं। तो कंपनी से किन पे और लग पाएगा? इन्हीं पे लग पाएगा, इनके अलावा किसी और पे तो लग नहीं पाएगा। बोलो हाँ। चलो आगे बढ़े। सेक्शन 2 क्लॉज डी पढ़ लिया। सेक्शन 2 क्लॉज डी किसका है? सर कंसिडरेशन का था, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। अभी कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एलएलपी। तो एलएलपी का सेक्शन 2 क्लॉज डी किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट। बताओ कौन है बॉडी कॉर्पोरेट? जुबान से बोलना बेटा प्लीज, केसरी मत रखना, जुबान बोलना। पहला कंपनी पे लगेगा, एलएलपी पे, फॉरेन एलएलपी पे, फॉरेन कंपनी पे। बढ़ेगा फॉरेन कंपनी कॉर्पोरेशन सोल है, नहीं लगेगा। फॉरेन कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, नहीं लगेगा। फॉरेन कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, खत्म। बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये भी कोई बात है? बकवासी बात कर रहे हो। बिजनेस मतलब धंधा, ट्रेड कर रहे हो, सेल परचेज, प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन है, डॉक्टरी प्रोफेशन है, वकील की प्रोफेशन है, या कोई सर्विसेज दे रहे हो। एयरटेल क्या दे रहे हैं? या फिर किसी ऑक्यूपेशन में हो। एक्सेप्ट उनको हटा के, उन एक्टिविटी को हटा के इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जो हट जाएंगी वो नहीं रहेंगी, और जो नहीं है वो ये है। ये लाइन पढ़ के ही समझ आ रहा होगा, इस पे क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं हो सकता। एक लाइन से ऊपर, एक नंबर से ऊपर किसी को लैंग्वेज ही नहीं है। बोलो हाँ भाई, ठीक है, आपने रीड किया, आप आगे बढ़े। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कहां समझाया जाएगा? जब सेक्शन 7 में समझाया जाएगा तो नीचे पढ़ेंगे। अभी एंटिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, मजे ले रहा हूं बट वो एग्जाम में नहीं आएगा, प्लीज फील करना। एंटिटी मीन्स व्हाट? यानी कंपनी क्या है, एलएलपी क्या है? अरे एंटिटी बोल रहा है ना। एंटिटी मीन्स क्या? पार्टनरशिप फर्म है एंटिटी। लेकिन देखते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52। इन सब सेक्शनों में जब हम एंटिटी वर्ड पढ़ेंगे, इन सब सेक्शनों में जब हम, तो वहां पे हम पार्टनरशिप फर्म को भी क्या मानेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल रहे उसे, वो बॉडी कॉर्पोरेट से अलग है। आगे मेरी बात समझे या नहीं समझे? बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू एंटिटी, यानी जहां भी वर्ड एंटिटी लिखा हो क्या मान लेना? बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन वो कुछ चुनिंदा सेक्शंस है, वहां पे अगर हम एंटिटी वर्ड यूज करें तो बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों को क्या मानना? उन सेक्शंस में। बाकी सब सेक्शन में सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही क्या है। समझे या नहीं समझे? चलो ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 2 क्लॉज एल। अब फाइनेंशियल ईयर आपको ना पहले मैं कंपनीज एक्ट का समझा दूं। कंपनीज एक्ट का हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, कहां पढ़ोगे? सीए इंटर में। बट वो समझ गए ना तो फिर एलएलपी का फाइनेंशियल समझना बड़ा आसान होगा। एक कंपनी का फाइनेंशियल शुरू होता है 1 अप्रैल से और जाता है 31 मार्च। बोलो हाँ। लेकिन कोई बंदा अपनी कंपनी 1 अप्रैल को थोड़ी ना खोलेगा। हमें आज अपनी हमें आज अपनी कंपनी खोलनी है, और आज क्या है? 3 अक्टूबर। अगर मैं 3 अक्टूबर को कंपनी खोलना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं 3 अक्टूबर 2022 को कोई कंपनी खोलना चाहता हूं, तो आप बताओ इसका फाइनेंशियल कब खत्म होगा? 2023। अरे हाँ,
क्या पहला फाइनेंशियल ईयर क्या एक साल से कम का हो गया? हाँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2022 को खोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कब खत्म होगा? 23। लेकिन अगर आपने खोला 1 जनवरी 2023 को, अगला साल आ गया, तो फाइनेंशियल क्या खत्म होगा? 31 मार्च 2023 नहीं, 24। एक साल से ज्यादा बड़ा हो गया फाइनेंशियल ईयर। बोलो हाँ। ये मैं कंपनी सेक्टर का पढ़ा रहा हूं। किसका पढ़ा रहा हूं? तो कुछ बच्चे बड़े होशियार निकले, क्या ऐसा मैं ट्रिक बताऊं? मैंने कहा बता। कैसे ये साल और ये साल कभी सेम नहीं होंगे, देख लो। देख लो सर, ये रूल है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन थियोरी नहीं लिख पाएगा वो। थियोरी क्या कहती है? थियोरी कहती है कि आपका फाइनेंशियल होगा जिस दिन आपने कंपनी खोली, उससे जो आने वाला मार्च है वो। लेकिन अगर आपने एक जनवरी या उसके बाद खोली तो ये आने वाला मार्च नहीं, फॉलोइंग मार्च। लैंग्वेज ही होगी। आई बात समझ? ये कंपनी एक्ट का फाइनेंशियल ईयर है, और कंपनी एक्ट का फाइनेंशियल ईयर हमारे कोर्स का पार्ट। तो क्यों पढ़ा रहे हो सर? एलएलपी का समझाने के लिए। लैंग्वेज पढ़ना। कह रहे फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। ये तो जेन्युइन सी बात है। लेकिन हाउएवर इन केस एलएलपी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर। जैसे 3 अक्टूबर है, अगर हमने 30 सितंबर को एलएलपी खोल ली होती, 30 सितंबर 2022 को खोल ली होती, तो आप मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या होता अभी तक जितना पड़ा? अगर आपने खोली होती 30 सितंबर 2022, बताओ फाइनेंशियल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। आगे पढ़ते आफ्टर खोलिए तो फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31 ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। ये जो फॉलो करता ईयर है वो नहीं, उससे नेक्स्ट। यानी कि अगर आपने 1 अक्टूबर को भी खोली, अगला साल आ गया ना, तो 31 मार्च 2023 नहीं। अब यहां पे वो बच्चा अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। 22 का 23 थोड़ी ना हुआ है, 24 हो गया। तो अगर कोई दिमाग लगाए तो वो ये समझे कि जो कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर ना, वो इस वाले मार्च में नहीं अगले मार्च में जाता है, और ये रूल लगता है 1 जनवरी से। और एलएलपी में वो रूल कब से लगता है? 1 अक्टूबर से, 30 सितंबर के बाद। तो यहां पे ये करंट वाला मार्च नहीं, अगला वाला। यहां पे भी करंट वाला मार्च नहीं, अगला वाला। आई बात समझ? नीचे एग्जांपल दे रखा है, प्लीज पढ़ेंगे। इफ एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अक्टूबर 2017, तो 2018 वाला मार्च नहीं, 19 वाला मार्च खत्म हो गया। आगे समझ? फाइनेंशियल ईयर पक्का? चलो, फॉरेन एलएलपी, जो एलएलपी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुई है उसे क्या बोलेंगे? वन लाइनर है, कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं हो सकता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी कैसे बनती है? सब पार्टनरशिप ही तो है, जो फॉर्म एंड रजिस्टर्ड होगी अंडर दिस एक्ट, उसे क्या बोलेंगे? एलएलपी। अब जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ वो पार्टनरशिप है, एलएलपी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसको बोलेंगे? तो एलएलपी खोलते समय जो हम आरओसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? LLP agreement. It means written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partner, which determine करेंगे कि उनके बीच क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। उस कागज के टुकड़े को क्या बोलेंगे? LLP agreement. पार्टनर्स कौन होते हैं सर? सर LLP में जिनका भी नाम पार्टनर लिखा है, मतलब LLP एग्रीमेंट में जिसका भी नाम पार्टनर लिखा है कि ये एग्रीमेंट हो रहा है ABC के बीच, तो मतलब पार्टनर कौन है? ABC, बिकॉज एग्रीमेंट में उन्हीं का नाम लिखा है। अब जैसे आपने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, ऐसे हम क्या पढ़ रहे हैं? बकवास बात। यानी इसमें किसका गेम होगा? कैपिटल और टर्नओवर का। बोलो हाँ। पढ़ो। अगर किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितने से कम है, क्या बढ़ के 5 करोड़ हो सकता है? अभी कितना है? अभी कितना है? 25 लाख। एंड उसकी टर्नओवर कितनी है? 40 लाख से ऊपर नहीं जा रही, तो वो क्या है? वो एलएलपी नहीं है, वो क्या है? स्मॉल एलएलपी है। क्या सेम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में भी? स्मॉल कंपनी, बोलो हाँ। वहां भी कैपिटल टर्नओवर पे गेम खेला था, और यहां भी। इसके अलावा
क्या कुछ और भी रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना हो कि भैया हम सिर्फ उसको स्मॉल एलएलपी मानेंगे जिसमें 10 ही पार्टनर हो, 10 से ऊपर है नहीं मानेंगे, क्या 10 वाली बात पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में लिखी है? तो वो कैसे आएंगी? वो टाइम टू टाइम अमेंड होती रहेंगी। लेकिन अभी के लिए जो दो है वो क्या है? टर्नओवर और कैपिटल। कैपिटल कितने से कम? 25 लाख। टर्नओवर कितने से कम? तो हम उसे क्या नाम पुकारेंगे? स्मॉल एलएलपी। अरे बोलो हाँ, पढ़ो एक बार सेक्शन 2 क्लॉज टीए। अमेंडमेंट बुकलेट भेजिए बेटा व्हाट्सएप पे, बता दो तो एलएलपी में अमेंडमेंट आ गई। और आपकी बुक छप चुकी थी अमेंडमेंट से पहले। से इसके पेजेस बंटवा दो। एक्चुअली पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर के बच्चों ने पीडीएफ से ही पढ़ लिया, पेजेस नहीं बंटवाए। अब जब वहां फ्री बच्चों ने कर दिया तो यहां ऑलरेडी फ्री हो गया। मैं हो गया, क्या कर सकता हूं। हम तो भेदभाव नहीं करते ना, लड़ाई नो। एक पेरेंट अपने बच्चों में भेदभाव थोड़ी ना करेगा। ऐसे कोट्स मुझे आते हैं काफी सारे। पढ़ा? अरे रट्टा मारा। अब ना तुम इतने होशियार हो गए कि तुम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते। तुमने क्या रट्टा मारा मैं बता सकता हूं। कैपिटल कितनी? 25 लाख। टर्नओवर कितनी? बस बाकी लिख देंगे। मेरे कहने का मतलब है एनएलपी पढ़ते पढ़ते आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको पता है कि क्या याद करना है, बिकॉज बाकी सब चीजें बनानी है। आई बात समझ? नेक्स्ट सर, जो आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो कुछ भी पढ़ा कह रहे वो उसके जो प्रोविजंस हैं वो किस पे नहीं लगते? ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 4 में लिखी हुई है। नेक्स्ट सेक्शन 5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे फाइनेंशियल में कुछ रस था ऐसे इसमें रस है। पार्टनर्स कौन बन सकता है? पार्टनर। ध्यान से पढ़ना। कह रहे एक इंडिविजुअल जिसने मां के पेट से जन्म लिया वो पार्टनर बन सकता है। ध्यान से सुनना। और कौन बन सकता है? फील करो। क्या दो फॉरेन एलएलपी मिलके क्या एक एलएलपी खोल सकती हैं? और फॉरेन एलएलपी कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या दो कंपनियां मिलके एक एलएलपी खोल सकती हैं? हाँ, बिकॉज वो दो कंपनियां कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। कहते वो दोनों ही पार्टनर बन सकते हैं, एक सांस लेता इंसान भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, मतलब जो सांस ले रहा है, मां के पेट से जन्मा है, उसमें ना ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड हो गया कोर्ट के द्वारा तो वो क्या नहीं बन सकता? पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, पार्टनर नहीं बन सकता। अगर उसने कोर्ट में अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो नहीं बन सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बी पॉइंट क्या है? मैं बोलूंगा पढ़ाया था। तब पढ़ाया होगा लेकिन हम भूल गए, दोबारा बता दो। हम कोर्ट में जब इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, प्लीज फील करना, तो मैंने कोर्ट में यहां पे अप्लाई किया, इस डेट पे मैंने अप्लाई किया, मैंने कोर्ट में अप्लाई किया, कोर्ट मुझे क्या घोषित कर दो? इंसॉल्वेंट। अब कोर्ट के पास समय है, या ठीक है, यहां पे अप्लाई किया, कोर्ट ने यहां पे डिसाइड किया कि रिजेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी एप्लीकेशन, मतलब तुम्हारे पास पैसा है, तुम इंसॉल्वेंट, चुकाओ, लोन लेकर चुकाओ, कहीं से भी चुकाओ, इनकी लायबिलिटी चुकाओ। लेकिन कोर्ट को समझ आता है कि इसके पास सच में कुछ पैसा नहीं है, लोन भी इसको मिल नहीं पाएगा, ये सच में बकवास हो चुका है, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन क्या कर देगी? एक्सेप्ट। आप कब से पार्टनर नहीं बन सकते? ही हैज अप्लाइड फॉर एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट, उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए अप्लाई किया, और उसकी एप्लीकेशन क्या है? पकड़ना फिर कहां से कहां तक, यानी यहां से जिस दिन से आपने अप्लाई किया और जहां तक आपकी एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग, इस बीच आप क्या नहीं बन सकते? पार्टनर नहीं बन सकते। अगर आपकी एप्लीकेशन यहां रिजेक्ट हो गई, क्या यहां से पार्टनर बन जाओगे? अब दूसरा केस क्या है? आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्ट होते ही आप बन जाते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। क्या बन जाते हैं? आप अभी डिस्चार्ज नहीं हुए, अनडिस्चार्ज बनते ही ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है और आपकी एसेट्स उठा ली जाती है और आपकी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। फिर एक समय आता है कि आपकी सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं और जो बच जाते हैं उनसे कहते हैं तुम बेड डेट्स लिख लो। उस दिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इस डेट पे डिस्चार्ज का, किसका? कि अब तू आजाद हो चुका है, अब तेरे ऊपर कोई लायबिलिटी। तो ध्यान से पढ़ना, पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है? ही इज एन। तो अगर किसी इंसान ने एप्लीकेशन दी और उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई तो वो इंसान कब तक पार्टनर नहीं बन सकता?
जब तक उसको डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट, तो यस वाले केस में वो यहां से पार्टनर बनेगा और नो वाले केस में वो यहां से बन सकता है। इस वाले केस में वो पार्टनर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, इस वाले केस में वो पार्टनर बन सकता है बिकॉज उसने एप्लीकेशन दी नहीं। तो एक इंसान कब पार्टनर नहीं बन सकता? जब या तो वो अनसाउंड है। अनसाउंड किसने डिक्लेयर किया है? कोर्ट ने। दूसरा, इस टाइम पीरियड में, याद हो गया, इस टाइम पीरियड में क्या नहीं बन सकता? दूसरा, इस टाइम पीरियड में भी नहीं बन सकता जब उसने केस डाला और उसका एप्लीकेशन क्या है। अरे कुछ समझ आ रहा है? पक्का? चलो नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 6 पढ़े पढ़े। मुझे थोड़ा सा नया कंपनीज एक्ट पढ़ाना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 3A, कोर्स का पार्ट नहीं है, कब पढ़ेंगे? इंटर में। बट पढ़ाना क्यों पढ़ा? रिलेट कराने के लिए। फाइनेंशियली बेकार तो नहीं लगा बेफालतू पढ़ाया? तो समझ पाए ना, वहां से 1 जनवरी से और यहां 1 अक्टूबर से। ठीक है, सुनेंगे। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है? एक अंकल ए, एक उनकी वाइफ है बी, उनके बच्चे हैं C D E F G, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 लोग हो गए। बोलो हाँ। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कितने लोग चाहिए? 7। एक शेयर ए ने लिया, एक शेयर बी ने लिया, एक सी ने लिया, एक डी ने लिया, एक ई ने लिया, एक एफ ने लिया, एक जी ने लिया। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ, पक्का? सुनेंगे। ए टपक गया तो हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में पार्टनर के मेंबर के मन से फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली उसका शेयर किसके पास आ जाता है? लीगल एयर के पास। अरे बोलो हाँ। लेकिन ए का लीगल एयर ही कौन है? उसकी वाइफ या उसके बच्चे। तो जो ए का शेयर है वो किसके पास आ गया? यहां से देखना, बी के पास अब 2 शेयर है, सी के पास 1, डी के पास 1, ई के पास 1। अब शेयर होल्डर काउंट करो, शेयर होल्डर 6 हो गए। हाँ यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। सेक्शन 3 कहता है कि पटा लेना किसी और को कंपनी का मेंबर बनाने के लिए, बस, ताकि दोबारा से तेरी कंपनी में कितने मेंबर हो जाए? 7। ये उन्हें करना पड़ेगा बिकॉज पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपको करना पड़ेगा। 6 महीने का समय दे रहे हैं। कितने महीने का? अबे 9 महीने में अंकल मर चुके हैं। 6 मंथ्स का 6 मंथ्स आपको बड़ा बड़ा नॉर्मल लगेगा क्या? आपको ये भी महीने का यार 6 महीने का समय मिलता था डिसाइड करने का, तो 6 महीने का समय दे रहे हैं। क्या करो? एक नया मेंबर ढूंढो और आंटी जो आपके पास 2 शेयर है, एक शेयर किसको दो? एक्स को दो, ताकि दोबारा से कितने शेयर होल्डर हो जाए? 7। प्लीज फील करना। अब लॉ की लैंग्वेज पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज पकड़ना। लॉ में लिखा है कि अगर 6 महीने हो गए हैं और आपने अभी तक मेंबर इंक्रीज नहीं किया, यानी मेंबर कितने हैं? मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट से कम। मिनिमम कितने चाहिए पब्लिक में? 7, और आपके पास कितने? 6। तो कह रहे जो 6 महीने के बाद ही फॉर्म चलाए जा रहे हैं मिनिमम मेंबर्स के साथ, उसमें उन मेंबर्स की जिम्मेदारी हो जाएगी जिन मेंबर को ये नॉलेज थी कि वो कम मेंबर के साथ भी कंपनी चलाए जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहां से एक वर्ड यूज करना, वर्ड है नॉलेज, जिसको है। अभी जो एफ और जी है ना, मम्मी पापा ने उसको पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेज रखा है, बेटा तुम बाहर पढ़ो। अब जो पापा मर गए और ये बात मम्मी ने एफ और जी को नहीं बताई बिकॉज उनके एग्जाम चलने वाले थे, नहीं पता उन्हें। क्वेश्चन आएगा ऐसा घटिया सा इंटर में, बिकॉज ये कंपनीज का वो पार्ट है जो अभी फाउंडेशन में सिर्फ सुनने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो एफ और जी को ये बात नहीं पता। उसके बाद 6 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद इस फर्म ने कोई कांटेक्ट किया किसी जी के साथ, जेड के साथ। अब जेड फर्म के ऊपर केस कर रहा है, तो यहां मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड। 6 महीने के बाद जो भी कांटेक्ट करोगे उस केस में लायबिलिटी कैसे होगी? बिकॉज आप अनलॉफुल कंपनी चला रहे हो, कंपनी में कितने लोग होने चाहिए, और आप 6 के साथ चला रहे हो, तो आप अनलॉफुल हो। और जो भी काम गलत करोगे उसके लिए मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। बताओ किस किस की अनलिमिटेड होगी? बी की, सी की, डी की और ई की। एफ और जी बच जाएंगे। पूछो क्यों? नॉलेज ही नहीं थी। तो 7 में ना ये नॉलेज बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा होगा, समझ आ सकता है। अब ये घटिया बात तो मैं यहां पढ़ाता हूं, प्लीज फील करना। एलएलपी में मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? कितने चाहिए? लेकिन कट कॉपी पेस्ट का यूसेज देखना। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर। अब लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना प्लीज।
कंपनी से की लैंग्वेज नहीं पढ़ी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, उसकी लैंग्वेज कंपनी से की यहां पे फील करेंगे. इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी रिड्यूस बिलो 2, 2 से भी कम हो गए, कितने मिनिमम चाहिए 2, घट के कितने हो गए 1, ध्यान से पढ़ते हैं ना. एंड एलएलपी अभी भी बिजनेस कैरी किए जा रही है, कितने महीने हो गए 6 महीने क्रॉस हो गए. तो वाइल द नंबर ऑल्सो रिड्यूस, जब नंबर कम भी हो गए फिर भी द पर्सन, वो पर्सन कौन कौन, ए के मरने के बाद कौन, वो बी सी डी एफ जी, ठीक है. तो यहां पे तो सिर्फ 2 ही थे, तो 2 से कम. ए द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग टाइम दैट इट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस इवन आफ्टर 6 months एंड हैज नॉलेज. मतलब 2 पार्टनर थे, एक मर गया और उसको अगर नॉलेज है तो, 2 पार्टनर थे, मिनिमम 2 होते हैं, एक मर गया तो एक जो बचा, अगर उसको नॉलेज है तो, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो नहीं. अगर उसको नॉलेज है तो इस फैक्ट की कि वो धंधा चलाया जा रहा है अकेले, तो उसकी लायबिलिटी कैसे होगी, मतलब उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी अनलिमिटेड. उसे घर से ही पैसे लाना पड़ेगा 6 महीने के बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. अब आपका एक थोड़ा सा यहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्या 2 थे, एक मर गया, उसको पता होगा ही, हाँ. तो ना आप कुछ बच्चे ऐसा इश्यू उठाते हैं कि ना कंपनी से डिट्टो कॉपी उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया. नॉलेज का मतलब पता ही होता है. मतलब मार्केट में ऐसे कुछ फैकल्टी हो सकते हैं, इवन मार्केट में अगर तुम मुझसे इंस्पायर्ड हो गए, तुमने टीचिंग शुरू कर दी और मैं तुम्हें इतना ही पढ़ाया होता, सेक्शन 7 नहीं पढ़ाया होता, तो आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता क्या बोलते, ये नॉलेज वर्ड में बकवास लिखा है. आईसी से क्या किया, मतलब कंपनीज एक्ट से क्या किया, कॉपी पेस्ट. तो ये नॉलेज वर्ड हटाना क्या कर गए, भूल गए कि नॉलेज तो होगी जब 2 पार्टनर हैं. कॉन्सेप्ट की डिटेल्स में आते हैं, सेक्शन 7 पढ़ते हैं, फिर से दोबारा लेके आऊंगा सेक्शन 6 पे. पहले सेक्शन 7 पढ़ते हैं, पढ़ो क्या लिखा है. एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट कितने, अच्छा पार्टनर अलग कॉन्सेप्ट है और डीपी अलग है, जैसे मेंबर अलग होता है, डायरेक्टर अलग होता है. अरे बोलो हाँ, ओके ध्यान से पढ़ना. ये जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है कौन होने चाहिए, कौन होने चाहिए, इंडिविजुअल्स होने चाहिए. बोलो हाँ. अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्लीज प्लीज थोड़ा सा फोकस रखना. बहुत ही ऑसम बात बताने जा रहा हूं. ऑसम इसलिए बिकॉज हम यहाँ लॉ इंटरप्रेट करना सीख रहे हैं, क्या क्या वर्ड होंगे, क्या क्या मायने होते हैं. अदरवाइज बोलेंगे फिर अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं है तो. एक्स वाई जी ने एलएलपी खोली, बताओ डीपी कौन बन सकता है. एक्स वाई जी ने मिलकर एलएलपी खोली, डीपी कौन बन सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है, एक्स वाई जी भी बन सकते हैं. बोलो हाँ. और ये तीनों मिलकर क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई को बना सकते हैं. पार्टनर 3 है लेकिन डीपी कितने हैं, बिकॉज मिनिमम 2 ही चाहिए. आगे बोलो हाँ. क्या तीनों इंडिविजुअल हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं. लेकिन अगर ए लिमिटेड कंपनी, बी लिमिटेड कंपनी और एक्स इंडिविजुअल, ये 3 मिलकर एलएलपी खोल लें, अब बताओ डीपी कौन होगा. चलो एक तो हो गया एक्स इंडिविजुअल, दूसरा डीपी कौन होगा. अरे फील तो करो, लॉ में लिखा क्या है, जो डीपी होंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते. वो क्या होंगे, पार्टनर्स हो सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन डीपी कौन होगा. इसके अलावा जो इंडिविजुअल होंगे बॉडी डीपी, उसमें से एक को एटलीस्ट कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा. पहले 182 था पुराने लॉ में, अब ओपीसी में चेंजेस आ गया, तो यहां भी चेंज आ गया कि रेसिडेंट से हमारा मतलब है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन रहा हो, 120. ये 120 तो आपको ओपीसी से याद है, बोलो हाँ पक्का. अच्छा छोटी सी बात, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन इन द केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन विच ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, या फिर इन विच वन एक या मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड, मतलब एक तो इंडिविजुअल है बाकी कौन है. तो ऐसे केस में 2 डीपी तो बन नहीं पा रहे इंडिविजुअल. बोलो हाँ, एक ही है इंडिविजुअल, बाकी दोनों कौन है. और क्या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी चला सकते हैं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो थोड़ा चलाएंगे. तो ऐसे केस में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर. लेकिन हमारे वाले एग्जांपल में तो सिर्फ कौन है इंडिविजुअल, एक. तो दूसरा किसको बनाए, तो लॉ कहता है नॉमिनी नियुक्त किया जाएगा सच बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, वो एक्ट करेगा क्या. यानी ऐसे केस में क्या हुआ, ये ए लिमिटेड अपनी साइड से, बी लिमिटेड अपनी साइड से वाई और जी को अपॉइंट कर रहे हैं. अब बताओ डीपी कौन है.
और पार्टनर कौन है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। ऐसा हो सकता है पार्टनर अलग हो, डीपी अलग हो, एक्स पार्टनर भी है, एक्स डीपी भी है, बट वाई और जी डीपी तो है, पार्टनर नहीं है। कंपनी में जो बंदा डायरेक्टर बनेगा, क्या उसका शेयर होल्डर बनना निश्चित है? हो चाहे ना हो, लेकिन क्या मेजॉरिटी केसेस में क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर भी होते हैं? हाँ। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर अलग है और फर्म को चलाने वाले डायरेक्टर, जिसको नया क्या नाम दिया है, डायरेक्टर, वो अलग है। ये बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना। अब जरा आओ, इसी में गेम खेलते हैं, इसी में गेम खेलते हैं, इसी में गेम खेलते हैं। ए लिमिटेड ने एक्स के साथ मिलके कोई क्या खोली, एलएलपी। अब दो डीपी चाहिए, एक तो डीपी हो गया एक्स और ए लिमिटेड ने अपॉइंट किया वाई को। ये बात समझ पा रहे हो? तो दो मिनिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है और दो डीपी की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। बोलो हाँ। ये सिर्फ पार्टनर है और ये कौन है? एक्स की डेथ हो गई, फर्म कौन चला रहा है, कितने महीने हो गए, लेकिन वाई ने बात ए लिमिटेड को नहीं बताई। वाई की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी नहीं बिकॉज वो पार्टनर नहीं है, और ए लिमिटेड की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी नहीं बिकॉज उसको पता नहीं है। क्या नॉलेज वर्ड बहुत बड़ा गेम खेल गया? अच्छा 6 महीने बाद तो पता चलेगा, मतलब कोई बंदा केस करेगा लायबिलिटी कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं वो मर गया, अब तो पता चल गया। अब 6 महीने का समय क्या कर, जल्दी से नया पार्टनर ढूंढ। और अगर नहीं ढूंढ पाया, देखो आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल शायद आज पढ़ा भी दूं अगर आपका थोड़ा बहुत टाइम बचे। आज अभी बस झलकी सी दिखा रहा हूं, झलकी सी दिखा रहा हूं। हमने वाइंड अप पढ़ा था पार्टनरशिप में, याद है कुछ? हाँ है ना? ऐसे यहां भी पढ़ेंगे कि एलएलपी को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दिखा रहा हूं। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, एंड नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपीज रिड्यूस बिलो 2, तो हम ये एक सर्कमस्टेंस क्रिएट हो गया जहां पे एलएलपी वाउंड अप के लिए जा सकती है। कहां? तो ऐसे केस में फिर उस एलएलपी का क्या होगा, वाइंड अप होगा, वो एलएलपी बंद होगी। बट क्या कंपनी जिम्मेदार होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए? नहीं। क्यों? अगर वो क्या प्रूफ कर दे, और ऐसा हो सकता है उसको पता ही ना चले, हाँ अरे काम तो कोई और कर रहा है। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ। तो क्या नॉलेज वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है? क्या उसके मायने यहां पे यूज हो सकते हैं, मिस यूज हो सकता है? बोलो हाँ। कंपनी क्या प्रूफ कर दे, हमें तो बताया नहीं उस एजेंट ने। अगर वो प्रूफ कर देगी तो वो बच जाएगी। बताओ कौन फंसेगा? अब बचेगा वाई। वाई क्यों फंसेगा? वाई एज पर एलएलपी एक्ट तो नहीं फंसेगा, वाई फंसेगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी। सी फाउंडेशन में नहीं पढ़ते, इंटर पढ़ते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, कि वो तेरा कौन है, एजेंट है। तो एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पार्टनरशिप में पढ़ा था, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कुछ पता चलता है वो उसे किसको बताना पड़ता है, प्रिंसिपल को, और नहीं बताएगा तो फ्रॉड है और फिर वो फ्रॉड में फंसेगा। बट क्या कंपनी बच गई? किस वर्ड से बची मुझे कंपनी, बस ये बताओ। अरे मुझे पढ़ा के बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें ऐसा पढ़ के कोई फीलिंग आ रही है कि क्या क्या मायने होते हैं? नहीं आई तो रहने दो, फिर मेरा एक्साइटमेंट क्यों खराब कर रहे हो? सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? एलएलपी में जो डीपी होंगे वो क्या होंगे, मिनिमम 2 होंगे, और वो दोनों क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल। तो उसमें से एक कहां रहता हो, इंडिया में। क्या फॉरेन नेशनल भी एलएलपी में बंदा आ सकता है पार्टनर? हाँ। तो फॉरेन नेशनल है तो एटलीस्ट इंडिया में कितने दिन बिताए, 120 दिन बिता दे बस। ठीक है। अच्छा, अब 2, 3, 4 अमेंडमेंट है, बहुत बकवास है, बस फास्ट फास्ट तरीके से पढ़ते जाएंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, अगर आपने स्पेसिफिकली कोई नया डीपी नहीं ढूंढा तो लॉ कहता है इफ इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जब हम एलएलपी को रजिस्टर कराएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। इफ इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर रखा है हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्म था तो उसमें लिखा था पार्टनर कौन है, हमने लिखा है XYZ, उसमें लिखा था डीपी कौन है, हमने लिखा है XY। तो XY कौन है? डीपी। Z है नहीं, बिकॉज जब हमने फॉर्म भरा हुआ किसके साइन होंगे, X के, Y के, Z के, और सबने साइन किया मतलब सबने फॉर्म पढ़ा ही होगा। और फॉर्म में क्या लिखा है, X और Y डीपी है, तो वही डीपी है, तुम नहीं हो, पढ़ना। स्पेसिफाई हु आर टू बी डीपी, तो सच पर्सन शैल बी डीपी ऑन ऑल। अगर आपने खाली छोड़ दिया तो लॉ कहता है जो पार्टनर
और इंडिविजुअल, वही क्या बन जाएगा, डीपी. State that each of the partner from time to time limited partnership is to be what, DP, and every partner shall be DP. अब अगर हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसमें हमें पार्टनरशिप डीड भी सबमिट करनी पड़ती है. हमने कहा एक्स और वाई डीपी है सिर्फ 2 सालों के लिए, तो एक्स और वाई डीपी कब तक के लिए, 2 साल बाद क्या होगा, दे सीज टू बी अ डीपी. अब वो डीपी नहीं रह पाएंगे, अब हमें दोबारा से कोई नए डीपी का चुनाव करना पड़ेगा. तो एनी पार्टनर में बिकम डीपी बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एंड अब पार्टनर में सीज खत्म हो जाएगा एज अ डीपी इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि वो 2 साल के लिए डीपी है, तो कब तक के लिए डीपी है, यानी 2 साल बाद क्या होगा, चुनाव होंगे. इन पार्टनर्स के बीच चुनाव होंगे कि हम में से कौन डीपी बनेगा, उसमें जो जीतेगा वो डीपी बनेगा मेजॉरिटी के हिसाब से. आई बात समझ. पॉइंट नंबर 3. अच्छा, ओपीसी की याद करना. हम किसी को नॉमिनी बनाते थे ओपीसी में, तो क्या होता था, क्या उसकी कंसेंट लेनी पड़ती थी. ऐसे यहां पे किसी को डीपी बना रहे हैं, बहुत जगह पे डीपी फंसेगा भी, तूने ये काम नहीं किया तू फंसेगा, तूने ये किया तू फंसेगा. तो डीपी जिसको तुम बना रहे हो, क्या उससे कंसेंट लेनी जरूरी है. तो क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी अ डीपी. कब तक कब तक कब तक कब तक, जब तक आप उसकी प्रायर कंसेंट न लेंगे. ये पॉइंट दिखते सेम है किसके साथ, ओपीसी का नॉमिनी. अच्छा, अब आपने क्या ले लिया, उसे कंसेंट ले लिया. अब आपको रजिस्टर को क्या करना है, फॉर्म फाइल करना है कि ये हम पार्टनर है, ये डीपी है और ये डीपी कंसेंट है. वो कंसेंट भी देगा कि भाई साहब पढ़ लो, ठीक है. उसके बाद कब तक देना है सब, जिस दिन आपने उसको डीपी अपॉइंट किया वहां से 30 डेज के अंदर ब्लॉक कर लेना. 30 डेज कॉन्सेप्ट है. उसके अलावा एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी डीपी शेल सेटिस्फाई व्हाट, वो कंडीशन वो रिक्वायरमेंट जो टाइम टू टाइम लॉ प्रेस्क्राइब करता रहेगा. यानी डीपी को क्या क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर वो खूबियां भी होनी चाहिए जो टाइम टू टाइम लॉ में क्या आते रहेंगे, रूल्स आते रहेंगे, प्रेस्क्रिप्शन आती रहेंगी. जैसे पॉइंट नंबर 6 की प्रेस्क्रिप्शन तो है ही है. क्या, अगर आप डीपी बनना चाहते हो तो आपको डायरेक्टर की तरह डिन नंबर देना पड़ेगा. पढ़ा था डिन नंबर, डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर चाहिए. ऐसे आपको डीपी बनने के लिए डीपी नंबर चाहिए. डायरेक्टर का जो डिन नंबर मिलता है उसके रूल्स लिखे हुए हैं 159 कंपनीज एक्ट 2013 में. तो कह रहे हैं वही मुचैटिस मुचेंडिस, सेम टू सेम रूल्स किसको एप्लीकेबल होते हैं, एलएलपी को. यानी जो बंदा डीपिन लेना चाहता है उसको भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो एक डायरेक्टर को डिन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है. यानी 153 159 की सेम रूल्स है किसके लिए, एलएलपी के डीपिन लेने के लिए. आई बात समझ. हैप्पी दशहरा. तो तुम बोलोगे म्यूचुएडिस म्यूचेंडिस, तो म्यूचुएडिस म्यूचेंडिस मतलब क्या होता है, कहां की भाषा है ये, अभी तक सिर्फ सुनी थी, इस बार पढ़ भी ली, अब अप्लाई भी करेंगे. ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे सेक्शन 7 अभी खुद से, एक बार रीड करो खुद से. सेक्शन 7 पढ़ेंगे सब, बस बस बातें नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. इसमें अमेंडमेंट है तो क्या ये आ सकता है, एक बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सुना ध्यान से. तो जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूं. जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन 6 आपको पढ़ने को मिलेगा. क्या लिखा है यहां पे, डेजिग्नेट पार्टनर से आप क्या समझते हो, और इसके मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेट पार्टनर है क्या, मैंडेटरी है क्या, डीपी अपॉइंट करना पड़ेगा, कितने होने चाहिए मिनिमम. तो इसके जो रूल्स थे, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर पढ़ेंगे. पहले इसका आंसर कितना सा था, पढ़ना जरा. एवरी एलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डीपी, इसमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. अगर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट होंगी तो बॉडी कॉर्पोरेट की साइड से क्या अपॉइंट करेंगी, नॉमिनी. इसके अलावा रेसिडेंट का मतलब है जो पिछले साल कितने दिन रहा हो. तो ये आंसर अब खराब हो गया है. पूछो क्यों, इसमें अमेंडमेंट आ गई. यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, यहां से शुरू होंगे और यहां जाके खत्म होंगे. आई बात समझ, अरे हाँ है ना. तो क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन का आंसर काट देना, बट क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर बदल जाएगा. प्लीज पढ़ेंगे सब अभी.
उसमें पार्टनर्स की बात हो रही है, इसमें डीपी की बात हो रही है। इसमें क्या है, कुछ नहीं लिखा होगा तो वही पार्टनर क्या मान लेंगे। इसमें लिखा, हमने कहा था ये डीपी 2 साल के लिए होंगे तो 2 साल बस, यही सोचेंगे। सच्ची सच्ची बताना, इतना अभी जितना पढ़ा है एलएलपी, कैसा फीलिंग आ रहा है एलएलपी को लेके? मतलब तुम्हें ये लॉ पढ़ते समय कुछ अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं? देखो ये तो कह सकते हो कि सर क्या ये सब याद करना मुश्किल है वर्ड टू वर्ड, पर आपको समझ आ गया एलएलपी पढ़ते पढ़ते कि वर्ड टू वर्ड जैसा कोई चीज नहीं होती, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर सेक्शन 7 खुलते ही आपके दिमाग में जैसे हम कैसे रिवाइज करते हैं, हम डीपी कैसे रिवाइज करते हैं, देखो रिवाइज ऐसे करते हैं। दैट इज पार्ट सेक्शन 7, डीपी मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। जो डीपी बनेगा वो इंडिविजुअल होना चाहिए, दोनों में से एक रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन रहा हो। लेकिन अगर दोनों के दोनों पार्टनर इंडिविजुअल नहीं है तो वो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो वो उन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी। तो दैट नॉमिनी बिकम व्हाट, डीपी। ओके, सब सेक्शन 1 खत्म। सब सेक्शन 2, अगर मैंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के टाइम पे किसी का नाम डीपी लिख के दे दिया तो वो डीपी, नहीं लिखा तो सारे पार्टनर डीपी। अगर किसी में लिखा है डीपी तुमसे 3 साल के लिए तो 3 साल के बाद वो डीपी नहीं रहेगा। ओके, अगर मैं किसी को डीपी बना रहा हूं सबसेक्शन 3, तो डीपी बनाते समय मुझे उससे क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट। सेक्शन 4, अगर कंसेंट ले ली, डीपी का फॉर्म भर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट किसको दूंगा, रजिस्ट्रार को। कब तक, 30 दिन के अंदर। उसके अलावा डीपी को वो रूल्स वो बातें माननी पड़ेंगी जो लॉ बताता रहेगा। लेकिन हाँ, डीपी को क्या लेना पड़ेगा, डीपिन लेना पड़ेगा। अब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, 150 से 159, बट डीपिन लेने के लिए उसको वही रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कंपनीज एक्ट में है, डिन नंबर लेने के लिए। अगर आपको सेक्शन 7 पढ़ते ये सब याद आ रहा है और आप ऐसी हिंदी इंग्लिश में रिकॉल कर रहे हो तो आपको सेक्शन 7 आता है। ऐसे थोड़ी ना याद करोगे, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 होता है। सेक्शन 7 पढ़ते सामने ये वर्ड याद आ रहे हैं तो ठीक है, याद है आपको, लिख दोगे एग्जाम में, हाथ चलेगा आपका एग्जाम में। आई बात समझ? चलो, वेरी गुड। अच्छा, वो मैंने बाउंडर वाला पार्ट छोड़ा, मैं पहले उसको खत्म करके थोड़ा ऊपर आता हूं। आओ जरा, ये बहुत जल्दी समझ आएगा आपको बाउंडर वाला पार्ट, बिकॉज आप पार्टनरशिप में पढ़ चुके हो। तो प्लीज आना पेज नंबर 14 पे आओ, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। पेज नंबर 14, ये डिफरेंस बिटवीन से थोड़ा ही ऊपर होगा अगर आप पुरानी बुक देख रहे हो तो, और अमेंडमेंट देख रहे हो तो पेज नंबर 14 बोला। वाइंड अप एंड डिसोल्यूशन, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, खुद से या कोर्ट जाके। बोलो हाँ। सेम एज द केस, द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी मे बी ईदर खुद से या फिर कहां जाके, ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल कब कब जा सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 44 पार्टनरशिप एक्ट में कि कब कब जा सकते हैं कोर्ट में फर्म को बंद कराने के लिए, ऐसी एलएलपी में ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के पास कब कब जाओगे, एलएलपी को बंद करवाने के लिए। तो पहला क्या है, अगर आप सबने डिसाइड कर लिया कि हमें वाउंड अप करना चाहिए तो आप ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट दोगे, ट्रिब्यूनल आप कर दो वाउंड अप। दूसरा केस, फर्म चले जा रही है, 6 महीने से ऊपर हो गए और फर्म में जो पार्टनर्स है वो कितने हैं, 2 से कम, मतलब 1, तो आपकी फर्म को क्या हो सकता है, ट्रिब्यूनल बंद कर सकती है। तीसरा, अगर एलएलपी इज अनेबल टू पे डेट्स, पढ़ेंगे प्लीज पॉइंट नंबर सी क्या है, एलएलपी इज अनेबल टू पे डेट्स, या फिर एलएलपी कुछ ऐसा काम करी जो देश की अक्षुण्णता को भंग कर दे, सॉवरेनिटी, राजतंत्र खराब कर दे, या देश की इंटेग्रिटी को खतरे में ले आए। मतलब मैं चाइना को और पाकिस्तान को गन्स
बुलेट्स बेच रहा हूं। और कब? जब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच रिलेशनशिप अच्छे, अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है बट रिलेशनशिप थोड़े खट्टे हैं, तो ऐसे केस में आप ये गलत काम कर रहे हो, ऐसे में उनको हथियार पहुंचाओगे तो बाद में वॉर में उनको ही फायदा होगा। तो हमारी एलएलपी क्या करी जा सकती है? बंद। अगर हमारी फर्म कुछ ऐसा काम कर रही है जो देश की इंटेग्रिटी एंड प्रजातंत्र सॉवरेनिटी को खतरे में पहुंचाए। इसके अलावा अगर आपकी एलएलपी ने डिफॉल्ट किया, क्या फाइल करने में? क्या फाइल करने में? रजिस्ट्रार को क्या फाइल करने में? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, या फिर क्या पिछले कितने सालों से लगातार कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 5 सालों तक। इसके अलावा ट्रिब्यूनल को वो भी ओपिनियन ठीक लगते हैं जो जस्ट एंड इक्विटेबल है, मतलब इन जैसे कोई और भी आएंगे तो उसको लेके भी आप कहां जा सकते हो? ट्रिब्यूनल के पास। क्या कराने के लिए? इजी सा क्वेश्चन है। वाइंड अप के जो रूल्स है वो कौन बताएगा? अब आईसीए ने एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, आईसीआई ने एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन के। आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा, कहा गया ये रहा क्वेश्चन 4, पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बस हाँ, डायरेक्ट आएंगे, एलएलबी में आते जितने भी हैं सब डायरेक्ट आए। बस आपको वो 18 पेजेस पढ़ के जाने। अगर आपने ये आलस दिखाया 18 पेज पढ़ने पड़ेंगे 5 मार्क के लिए, और आपने वो पेजेस नहीं पढ़े तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और अगर पढ़ लिए ना तो इसमें टफ क्या था मुझे ये बताओ। पढ़ना फिर से। ए पॉइंट क्या है? पार्टनर्स खुद कह रहे हैं फर्म को खत्म कर दो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इसे इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4, जो देश की अक्षुण्णता को खतरे में ले भाई वो गलत काम है। ठीक है, इसके अलावा क्या फाइल नहीं किया? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड, दोनों में से कुछ भी फाइल नहीं किया अगर कितने सालों तक, तो वो भी एक रीजन है क्या होने का? वाइंड अप होने का। एंड लास्ट, इन जैसे और भी। इसी लाइन हमने ओपन खोली छोड़ दी कि ये अलग अखिलौते पॉइंट नहीं है, इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं। और रूल्स कौन बताएगा वाइंड अप के? टफ क्या था? बट अगर 2-1 बार इसको रीड कर लो तो एग्जाम में 5 मार्क्स सिक्योर हो गए। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, सोचो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और कितना स्कोरिंग है। बस क्या करना है? पढ़ के जाना है, और पढ़ोगे ही नहीं तो गए मार्क्स। ठीक है, आगे बोलो। हाँ चलो, 3 सेक्शंस पढ़ेंगे छोटे छोटे से, फिर छुट्टी। 12:45 पे आपकी छुट्टी, चाहे सेक्शन कंप्लीट हो चाहे ना हो। तुम्हारी तो 1:15 से शुरू होगी ना, आधे महीने गैप मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 7 पे आ जाएंगे सब बच्चे। अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मैच्योर कराओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन फोकस ज्यादा लाना, बिकॉज ये पढ़ते आपको नींद आएगी, गारंटी कर रहा हूं। आपको लगेगा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, खत्म करो ना यार। बट आपको थोड़ा सा साहस, ढाढ़स बनाना है खुद को। नहीं, कोई भी चीज कम या ज्यादा, छोटी बड़ी, सब पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। बोलो हाँ, बस ऐसा रखना अपना मूड। हम पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11। ये पढ़ते समय आप अपने दिमाग में ये याद रखिए कि कंपनीज एक्ट का रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में हुआ था, वहां क्या क्या दस्तावेज देने पड़े थे, याद है कुछ? पढ़ते वहां सब कंपनी में सबसे पहले देना पड़ता है एमओए, याद है कुछ? चलो मैं कंपनीज एक्ट भी खोल ही देता हूं। नहीं, कंपनीज एक्ट भी निकाल ही लेते हैं। पेज नंबर बताना है कंपनीज एक्ट का, ये रहा। चलो 2 मिनट के लिए चुप क्या हो जाऊं, तुम्हारी बातें। कंपनीज एक्ट का पेज नंबर 135 के साथ कंपेयर करते रहेंगे।
वहां कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या देना पड़ा था? अरे क्या, सेक्शन 7। अरे बोलो हाँ, चलो वहां पहला डॉक्यूमेंट क्या था? MOA। बोलो यस। दूसरा, अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज व्हाट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कौन कौन हो सकता है वो? एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस इतना पीछे, एडवोकेट के बाद कौन? पहले सबसे आगे एडवोकेट। बताया ना, ये सब बातें इसलिए बतानी पड़ती है कि दिल पे लग जाए, वो पॉइंट याद रहे। ठीक है, उन्हें क्या बताना था कि ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी है प्रेसिडेंट इनके साथ या इनसे पहले की जाने वाली, वो सारी बातें क्या हुई हैं? अगर आपको ये पॉइंट याद है प्लीज, तो आपके लिए पॉइंट बड़ा इजी होगा। ध्यान से पढ़ना। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो 2 और मोर पर्सन जो एलएलपी को ओपन करना चाहते हैं, किस इंटेंशन से? धंधा कैसे करेंगे? अनलॉफुल धंधा नहीं कर सकते। शायद सब्सक्राइब देयर नेम, ऑब्वियसली बात है, क्या पार्टनर है? नहीं, पार्टनर कब बनेंगे? फर्म खुलने के बाद। अभी कौन है? सब्सक्राइबर। ऐसी कंपनी के मेंबर्स भी कंपनी खुलने से पहले क्या होते हैं? सब्सक्राइबर्स। टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर, इन सच, तो वर्ड वहां भी थे, उस मैनर में, उस फीस के साथ जमा करेंगे। किसको? उस रजिस्ट्रार को जिस स्टेट में आपकी एलएलपी खुलने वाली है। तो अगर मैं अपनी एलएलपी गाजियाबाद में खोल रहा हूं तो यूपी, दिल्ली में खोल रहा हूं तो दिल्ली का रजिस्ट्रार, वही सीआरओ एनआरओ। ठीक है, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना, ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट तो समझ करना ही है। अ स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म मेड ईदर बाय एन एडवोकेट। सीएस, सीएस के पीछे खिसक गया। उसके बाद कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी एंड बाय वन हु सब्सक्राइब हिज नेम, यानी वही पार्टनर्स। ठीक है, that all the requirement of this act and rules made thereunder have been complied with in respect to incorporation and matter पे। क्या ये बातें डिक्टो सेम है इस पॉइंट से? जो स्मार्ट बच्चा होगा बोलेगा ये पढ़ना ही नहीं है। मैं सेक्शन 7 याद करके बैठा हूं, वही चेप दूंगा कट कॉपी पेस्ट करके, मुचाडिस मुचंडिस। अरे हाँ है ना, बस ये मतलब मुचाडिस मुचंडिस सेक्शन 7 यहां से मतलब देना, उसके मार्क्स नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बार बार कहा जा रहा है क्या देना है आपको? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इन ये लिखा है ना, यहां पे लिखा है, क्या कहा जा रहा है बार बार? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या जाएगा? कह रहा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जाएगा एलएलपी का नाम। क्या यहां भी ऐसा कुछ था? एड्रेस, कंपनी का नाम, पार्टनर्स का नाम। पढ़ो, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस। एलएलपी धंधा क्या करेगी? ऑब्जेक्टिव क्लॉज तो बता दो। अरे बोलो हाँ। स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब ऐसे मैं एमओए में बता देते थे। बोलो हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, पार्टनर्स की कैपिटल। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर हु आर पार्टनर ऑफ एलएलपी, उनका भी नाम बताओ, साथ में क्या बताओ? पार्टनर का एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड। सब पार्टनर का बता दो दिया, पार्टनर तो डीपी होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो सकता है कि पार्टनर अलग हो, तो पार्टनर का अलग एड्रेस बताना और डीपी का अलग बताना। एंड कंटेन सच इंफॉर्मेशन जो टाइम टू टाइम एलएलपी को चाहिए होगी, वो इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्क्राइब्ड अबव, ऐसे हमने कंपनी में पढ़ा था कि अगर आपने में झूठी इंफॉर्मेशन दी तो 447 चिपक जाएगा, है ना, कुछ फ्रॉड। सेम बात है यहाँ पे। इफ अ पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव, जो जो उसको इंफॉर्मेशन देनी थी, अगर वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो कैसी है? फॉल्स, या वो जो दे रहा है उसको बिलीफ है कि वो ट्रू तो नहीं है, तो ऐसे केस में उसकी जेल हो जाएगी कितने साल तक की? एंड ये मैक्सिमम है। एंड 10,000 से कम नहीं, 5 लाख से ज्यादा नहीं, ये उसको फाइन चुकाना पड़ सकता है। क्या नया पढ़ा तुमने? तुम्हें लग रहा है वही तो सेक्शन 7 में पढ़ा था? बोलो हाँ, पढ़े। वो कहां पढ़ रहे हो? बात समझ रहे हो? चलो, सेक्शन 7 में क्या था कि इसी सेक्शन में बताया गया था कि क्या मिल जाएगा आपको? इश्यू हो जाएगा क्या? इसी सेक्शन में था ना, अलॉट हो जाएगा क्या? सिन नंबर। लेकिन यहां एक अलग ही सेक्शन है, जैसा आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था। सेक्शन पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था? 58 में रजिस्टर कराया था एंड 59 में रजिस्टर हुआ था। तो यहां भी अलग अलग सेक्शन है। 11 में हमने क्या दिए? डॉक्यूमेंट्स। एंड 12 में क्या होगा?
अब लैंग्वेज पढ़ना, एक टीचर को कैसे पता चलता है कि ये ना, ये जो EFD, ये जो CBA, ये क्लॉजेज हैं या सबसेक्शन है, ये वन को क्या बोले, क्लॉज बोले, सबसेक्शन बोले, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट, तुमसे पहले पढ़ के आऊंगा ये। व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज B एंड C, क्लॉज बोला इसने, ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। तो मुझे समझ आ गया ये सेक्शन 11 है, इसका ये 1 क्या है, सबसेक्शन, इसका ये BC क्या है, क्लॉज। तो लॉ पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा किस चीज को क्लॉज बोला है, किस चीज को, आई बात समझ। चलो आगे बढ़े, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे क्लॉज B की बात, क्लॉज B की बात, अब बात क्या थी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को देना है, उस स्टेट को, ठीक है ठीक है ठीक है। सी में क्या लिखा था, सी में क्या लिखा था, वो स्टेटमेंट फाइल करनी थी, आगे बोलो हाँ। तो अगर आपने B और C वाला काम कर दिया ऑफ सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 में जो लिखा है, तो ये सारे काम आपको कब तक करने हैं, दे देने हैं। और उसके बाद ROC को कई बात अगर सब कुछ ठीक लगी, उसको लगता है सब कंप्लाई किया है, तो 14 दिन के अंदर ROC क्या करेगा, आपकी LLP को इनकॉर्पोरेट कर लेगा, आपकी LLP को रजिस्टर कर लेगा, और आपको बदले में क्या देगा, एक सर्टिफिकेट कि आपकी LLP रजिस्टर्ड हो गई है इस पर्टिकुलर दिनांक से। आई बात समझ? अब ध्यान से पढ़ना, क्या कहता है, द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट कर सकता है स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 एज सफिशिएंट एविडेंस। अगर उसको बातें जो उसने पढ़ी अगर उसको काफी लगी है, तो वही अपने में क्या है, एविडेंस कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है वो सच्चे हैं। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1, तो मेरे को समझ आ गया क्लॉज B इसकी बात कर रहे हैं ऑफ सबसेक्शन 1, तो बाद आगे क्या नहीं लिखा, आगे सेक्शन का नाम नहीं लिखा, यानी इसी सेक्शन के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो सबसेक्शन 1 में क्लॉज B में क्या था, वहां पे वहां ये था कि आप क्या देंगे, क्या देंगे, सर्टिफिकेट। तो वो सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, लॉ में ना इजी लैंग्वेज नहीं होती, यह लाइन क्या हो सकती थी, द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, लेकिन कोई इस लाइन का मिसयूज ना कर ले, तो लॉ में क्या लिखा है, सर्टिफिकेट इशूड, जो कहां इशू हुआ था, क्लॉज B ऑफ सबसेक्शन 1 में जो इशू हुआ था, उसमें किसके साइन होंगे, रजिस्ट्रार के, और साथ में क्या लगेगी, उसकी ऑफिशियल सील। वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। क्या एविडेंस है कि तुम 12th पास हो, CBSE से सर्टिफिकेट आया होगा, उसमें सिग्नेचर होंगे CBSE के, नीचे मोहर लगी होगी, वो प्रूफ है आपको हर जगह के लिए, क्या क्या आप 12th पास हो। ऐसी किसी LLP को कैसे माने कि वो LLP रजिस्टर्ड है, सर्टिफिकेट मिला हुआ, उस पर साइन होंगे और ऑफिशियल सील लगी होगी। आई बात समझ? तुम सेक्शन कितना खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अब आपके लिए पढ़ने में दिक्कत नहीं है, क्यों, तुम बहुत सारे एक्ट पढ़ के आ चुके हो, ये लाइनें मुश्किल लग रही है, इजी तो पढ़ पाए ना, रिलेट कर पा रही हो, अरे हाँ है ना। 2 सेक्शन चुनने मुन्ने, एक तो पढ़ेंगे 13, फिर पढ़ेंगे 14, फिर खत्म। 14 में पढ़ना नहीं है, मैंने जब आपको पढ़ाया था कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट में जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या इफेक्ट होते हैं उसके, सेक्शन 9, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो क्या इफेक्ट होते हैं उसके, तो उसके अंदर कंपनी के फीचर समा जाते हैं, बोलो हाँ। तो ऐसी अगर एक LLP रजिस्टर्ड होगी तो क्या इफेक्ट होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP। और यही तो पढ़े थे, सू कर सकती है खुद के नाम से, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है अपने नाम से, इसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन सील, ये तो सेपरेट कॉन्सेप्ट ही है, बोलो हाँ। यानी रजिस्टर्ड होती क्या हो जाएगा, उसके अंदर LLP के क्या आ जाएंगे, अरे क्या आ जाएंगे, फीचर। और फीचर्स कहां है, ऊपर, जो आज होमवर्क दिए सबसे पहले वही दिखाया था आपको। ये तो खत्म हो गया, लास्ट सेक्शन ऑफ द क्लास, प्लीज पढ़ेंगे बेटा जल्दी से, बस खत्म है, कुछ नहीं इसमें। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंजेस दे दें, हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस है और चेंजेस करने आपको कुछ। एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सारी कम्युनिकेशंस आ सके। IGP का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, IGP से कंपनी है, LLP नहीं, कंपनी है, जनकपुरी, जनकपुरी वाली ब्रांच। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो उस पते पे आएंगे, सिर्फ इस चीज के लिए होता है ना रजिस्टर्ड ऑफिस। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन LLP और अ पार्टनर ऑफ अ डजंट पार्टनर, कैसे भेज सकते हो आप, पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट, कोई अदर मैनर में। लेकिन वो कहां भेजोगे,
या फिर उस एड्रेस पे जो जो एलएलपी ने स्पेसिफाई किया होगा फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे आप में से किसी गांव में कोई चिट्ठी नहीं आ रही तो वो क्या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकता है, सर ये मौसी का एड्रेस है, जो भी आपको आई से जो भी चिट्ठी भेजनी हो कहां भेजना, मौसी के एड्रेस पे, बिकॉज मेरे गांव में चिट्ठी नहीं आ पाएगी, तो आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकते हैं, कोई पीओ बॉक्स नंबर दे सकते हैं। ध्यान से पढ़ना, एलएलपी क्या कर सकती है, कभी कभी अपना क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन जब भी ऐसा चेंज करे तो किसको बता दे, उन फॉर्म में, उस मैनर में जिस फॉर्म में बता रखा है। अगर उसने ऐसा नहीं बताया, चेंजेस किया लेकिन नहीं बताया, तो ध्यान से पढ़ना, एलएलपी एलएलपी एंड उसका कौन पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर नॉट डीपी, पार्टनर पार्टनर, वो उनकी लायबिलिटी हो जाएगी 500 रुपए ईच डे से लेके जब तक डिफॉल्ट चलेगा। और मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, यानी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, हमें नहीं बताया, और ऐसे हमें ना बताए हुए आपको 40 दिन हो चुके हैं, तो 40 इंटू 500 कितने, आपको हमें ना बताए हुए 120 दिन हो गए, 120 इंटू 500 51, 50 से ऊपर नहीं भैया, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब ये सेक्शन ऐसा हो सकता है आपको पढ़ते हुए लगे इसमें है क्या, ना तो इसमें डेज दे रखे हैं, ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, और जहां आपको लगे कोई चीज बोरिंग है, आईसीआई के लिए वही मौका है। पढ़ो क्वेश्चन 1 क्या है, पढ़ो क्या है क्वेश्चन, क्या बता दो, सेक्शन नंबर, आगे बोलो, हाँ आंसर देख लेते हैं एक बार इसका, ये रहा आंसर, पढ़ो आंसर, देखो यही पढ़ा होगा तुमने अभी, पढ़ो। बोरिंग लगा ना तुम्हें, आई से लगा, यही पूछूंगा मैं, क्या हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, हाँ, जहां पे उसको चिट्ठी आ सके। अगर उसने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और जगह बताइए कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो वो उस जगह आप चिट्ठी भेजेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, कर ले, बट करने के बाद किसको बता दे, रजिस्ट्रार को, ठीक है, आगे बोलो। हाँ, पहले क्या लॉ था, इफ एलएलपी कॉन्ट्रीब्यूट करती है तो एलएलपी और पार्टनर की लायबिलिटी कितनी थी, 2000 से कम नहीं, 25,000 नहीं। अब ये लाइन काट देना अपने क्वेश्चन बैंक में, बिकॉज अमेंडमेंट आ गई बेटा, क्या आ गई है अमेंडमेंट, क्या है बताओ, क्या क्वेश्चन अब पूछने लायक बन गया, यानी कि एग्जाम में क्या यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बाकी इसमें क्या ही है अमेंडमेंट, बहुत कुछ है, अमेंडमेंट बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, बट ये भी बंद पूछा जा सकता है, क्यों अमेंडमेंट है, लेकिन बच्चा इसको पढ़ने में हिचकिचाता है, कहते क्या है बोल रहा है, आई से कहते नहीं पढ़ गया था आपका, नहीं बस ठीक है, तो वही पूछूंगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, प्लीज नोट डाउन कर लो। हमने पढ़ा पार्टनर्स और कंपनी के बीच, पार्टनर्स और एलएलपी के बीच डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा कंपनी और एलएलपी के बीच डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा कुछ डेफिनेशन काफी सारी, फिर मैंने आज एक होमवर्क दिया कि एक एलएलपी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिर पढ़ा 12 आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है, और हमने पढ़ा 13, 14 का मतलब ही क्या है, एलएलपी अगर रजिस्टर्ड हो गई तो इसके अंदर किसके फीचर आ जाएंगे, एलएलपी के, और वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ी लिया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसके अलावा हमने 55, 56, 57 पढ़े और इग्नोर मारे। इसके अलावा एक सेक्शन और पढ़ा, सेक्शन 64, कि अगर आपकी एलएलपी थी तो, और अगर आपने ढंग से पन्ने पलटे होंगे तो आपको फील आ रही होगी कि 18 में से करीब 6 से 7-8 पेज हम क्या कर चुके हैं आज, तो नेक्स्ट क्लास में एलएलपी क्या होगी, खत्म। हालांकि वेंसडे ऑफ है, दशहरा का छुट्टी है, अब हम फ्राइडे मिलेंगे, तो इस बीच आप बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।